नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। गायों का वैज्ञानिक तरीके से पालन कर कमाएं अच्छी आय। कम समय में पालक की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए हम आज जानकारी लाए हैं गाय पालन पर। तो किसान गाय की कौन कौन सी नस्लों का चुनाव करें और गायों का उचित प्रबंधन कैसे करें ताकि इनसे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सके। आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। दुधारू गाय पालन हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है और ज़्यादातर किसान हमारे ग्रामीण परिवेश में दुधारू नस्ल का गाय पालन करते हैं। दुधारू नस्ल में हम लोग जो देसी नस्ल का भी पालन कर सकते हैं या फिर संकर नस्ल का भी पालन कर सकते हैं। देसी नस्ल में जो मुख्य नस्ल हैं रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन नस्लों का पालन कर सकते हैं। इन नस्लों का पालन करने से दूध का जो उत्पादन होता है और जो दूध की जो मांग है इन नस्लों का काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा दामों में दूध का बिक्री हमारे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका मांग है और ज़्यादा कीमत पे ये बिकता है। साथ ही साथ वैसे किसान जो ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन चाहते हैं उनके लिए संकर नस्ल और मुख्य रूप से आप जर्सी या हाउसिन फ्रीजियन गाय का नस्ल का संकरण करा करके संकर नस्ल का पालन कर सकते हैं, जिसमें दूध उत्पादन लगभग 25 से 30 लीटर प्रति गाय भी हो सकती है। तो इस तरह से ज़्यादा नस्ल देने वाली गाय को भी आप पालन कर सकते हैं या फिर देसी नस्ल की गाय भी पालन कर सकते हैं। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गाय पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आहार व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है और बीमारियों से बचाव। इसमें आहार व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो भी हमारे किसान भाई ग्रामीण परिवेश में गाय पालन कर रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं देते हैं और गाय में मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है जिसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं, जो गाय गर्म नहीं होती है, पाल नहीं खा रही है, तो वैसी समस्याएं का मुख्य कारण जो है कि संतुलित आहार में कमी और पौष्टिक आहार में कमी, जिसके कारण ये सब समस्याएं आती है। तो हमारे जो पशुपालक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप संतुलित आहार संतुलित मात्रा में दें। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए आप मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला करके आप संतुलित आहार बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो हम लोग आहार देते हैं हमारे दुधारू पशु में वो 3 रूप में उसको बांटा गया है। पहला है मेंटेनेंस राशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा जेस्टेशन। मेंटेनेंस का मतलब कि उसके शरीर के रखरखाव के लिए जितना दाना की ज़रूरत होती है, जैसे 1.5 से 2 किलो जो मात्रा होती है दाना का, वो हम लोग मेंटेनेंस के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ जो उत्पादन के लिए देते हैं, प्रति 2.5 से 3 किलो पर लगभग 1 किलो दाना संतुलित आहार जो हम लोग दुधारू पशु को देते हैं, जिससे उसकी जो समस्याएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो दुधारू पशु है उसको हरा चारा दें, तो उसमें प्रति 12 किलो चारा पे हम लोग 1 किलो दाना मिश्रण को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आहार व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आवास व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस के कारण जो है कि दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, तो उचित आवास की व्यवस्था करें, उचित जगह दें और साफ सुथरा सूखा आवास दें।
पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर मच्छर, मक्खी और हानिकारक कीट पनपने लगते हैं, जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई रोगों का प्रसार करते हैं। इससे बचने के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें और कम से कम 1 सप्ताह में लाल दवा से आवास के फर्श की धुलाई करें। साथ ही पशुशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में चूने का भुरकाव करें। इसके अलावा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। इस तरह से अगर आपने जो भी किसान भाई जो हमारे गाय पालन या अपनी दूध उत्पादन से जुड़े हैं, गाय पालन कर रहे हैं, वो अगर इस तरह से अगर वो आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, बीमारियों से बचाव के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका अगर सही ढंग से पालन करते हैं, अच्छी तरह से उसका रखरखाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा और इससे इसके जो प्रतिकूल वातावरण है या बीमारियों से होने वाली जो हानियां होती है उससे आप बच सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मिगेंद्र सिंह से। आज हम पालक की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है और पालक के गुणों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पालक में बहुत सबसे अधिक फेमस है विटामिन ए के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। साथ ही ये मुख्य रूप से ठंड की फसल है और उस समय इसका पत्ते भी अच्छे निकलते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। अब हम किसान भाई बात करेंगे कि इसको जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह की होनी चाहिए। भूमि के लिए यह है कि जहाँ पानी इकट्ठा ना होता हो और जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तो इसके लिए ज़मीन ठीक होती है। आप 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवाकर भूमि को समतल करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब अपने को अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बहुत उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है। यूरिया 75 किलोग्राम प्रति एकड़ और इतना ही आप सुपर फास्फेट प्रति एकड़, तो इतने की इसको आवश्यकता होती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। अब इसके बाद जैसे बात की जाती है कि इसकी बुवाई कैसे की जाए। आप दोनों तरह से बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी लगाकर भी इसकी बुवाई कर सकते हैं या बोने के बाद भी आप पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप उसमें फ्लड इरिगेशन करें, बाद में 4-5 दिन बाद एक बार फिर इसको हल्का पानी दें। बाद में भूमि की आवश्यकता अनुसार नमी जैसी हो उसके हिसाब से आप सिंचाई का कार्य करते रहें।
किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाई, मैं बात करना चाहूँगा खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पालक की खेती पत्तों के लिए की जाती है, तो इसमें 2-3 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निदाई गुड़ाई से थोड़ा जड़ों को हवा भी मिलती है और इसकी बढ़वार भी बढ़िया होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मसाला फसलों में हल्दी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी हल्दी की फसल लगा रखी है तो उससे अधिक उपज लेने के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों की पहचान करके नियंत्रण करना आवश्यक है। तो आप कैसे करें हल्दी की फसल में रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र भगत। आज हम बात करेंगे कि ऐसी फसल की जिसका नाम है हल्दी, जो एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं इसको फसल है। और हमने देखा कि कहीं कहीं जो है वो कुछ बीमारियां जो हैं इसकी हल्दी की जो है वो देखने को मिल रही हैं। जब ओस पड़ने का समय होता है उस समय पत्ता धब्बा रोग हैं, इनका जो है प्रकोप शुरू हो जाता है। तो हाँ, अगर आप जैसे ही अपने खेत में ऐसा कुछ देखें कि आपके कुछ छोटे छोटे दाग या भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के दाग आपके पत्ते पे किसी भी, खासकर ये शुरू होता है निचले जो आपका पत्ता है उससे शुरू होगा, और दाग पड़ने के बाद जो काफ़ी दाग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उससे जो है दाग बड़ा हो जाता है, पूरे जो है पत्ते को जो है वो कवर कर लेता है। अगर आप उस पत्ते को जिसमें दाग शुरुआत हुई हो, अगर आप उस पत्ते को तोड़ दें और कहीं साइड में ले जाके दबा दें मिट्टी में, तो जो है उसकी जो प्रकोप है या उसकी बढ़ोतरी जो है इस फफूंद की वो नहीं होगी। तो हम इसको जो है बिना किसी फफूंदनाशक या किसी दवाई के जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी हम किसान भाई बहनों को सलाह देते हैं कि हल्दी क्योंकि एक मसाला फसल है और हमें इसको डायरेक्ट जो है कंज्यूम करना होता है, लेना होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि इसमें कम से कम जो है वो कीटनाशकों का और फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें लगे कि ये प्रकोप थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम इसमें जो है वो लस्सी का प्रयोग जो है, खट्टी लस्सी का प्रयोग, 3 लीटर लस्सी को 100 लीटर पानी में घोल के इसका हम इस पे छिड़काव कर सकते हैं। उससे जो है रोग के जो बीज हैं या बीजाणु हैं वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते या पत्ते के एक दूसरे में जाने से जो है वो रुक जाते हैं और इस धीरे धीरे इस जो ये पत्ते धब्बे रोग हैं इनका जो है प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों के बावजूद भी अगर आपकी हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा हो, तब आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, जिसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। और इसमें एक और रोग होता है जो कि गांठों में पाया जाता है। जैसे आपने देखो अदरक में भी वो रोग लगता है, उसमें गांठ सड़न रोग बोलते हैं। तो इसमें भी वो कई बार जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो, ज़्यादा समय के लिए पानी खड़ा हो, वहाँ पे वो रोग जो है वो उसकी जो प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जो गांठें होती हैं इसकी वो पनीली जैसी हो जाती हैं और थोड़ी सी उसका गहरे रंग की होके और वो सड़ने लग जाती हैं। तो हमें उसके लिए भी ध्यान रखना है कि एक तो पानी खड़ा नहीं होने देना है खेत में, उसको मिट्टी चढ़ा के रखनी चाहिए और जहाँ पानी खड़े होने की संभावना है वहाँ से पानी की निकासी कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पानी नहीं खड़ा हो और इससे जो है वो उसको बचाया जा सके। और वैसे भी अगर आपको ऐसा कोई दिख जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है पूरा पौधा के पौधा जो है वो पीले रंग का होने लग जाता है और शुरू में ही उसके और उसका ग्रोथ भी कम हुई होती है। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें वो गांठ में पहले से ही ये रोग आ गया है, बीज से ही, या वहाँ पे वो रोग जो है वो उसका प्रकोप हुआ है। तो हम उसको जो है हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि उसको जो है उस पौधे को एकदम उखाड़ दें और उसको जो है कहीं साइड में ले जाके उसको जो है दबा दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो बढ़ोतरी है वो
कम हो जाएगी। और हम इसमें एक और सलाह देते हैं कि एक प्राकृतिक खेती में जो है एक हमारी एक फार्मूलेशन है बीजामृत, अगर हम इसमें लगातार जैसे 15-20 दिन के अंदर बीजामृत की जो है ड्रेंचिंग और जो इसकी जो सिंचाई करते रहेंगे तो इस रोग का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग अधिक देखने को मिल रहा हो तो आप समय रहते फसल में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मैकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस रोग से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। तो इस तरह से रोग हैं और इनका जो है मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इनकी अच्छी तरह से पहचान करके और इनका जो है समय पर इनका जो है उपचार करें, जिससे कि आपकी फसल का नुकसान कम से कम हो। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कछौली जिला सिरोही के किसान हनुमान सिंह ने। आप सौंफ की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो हनुमान सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान है। ये अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इसका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसके औषधीय महत्व की बात करें तो इसे कई रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी रूप में सेवन शरीर के लिए लाभकारी साबित होता है। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु, सौंफ की अच्छी उपज के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु उत्तम रहती है। रबी मौसम इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि, सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलता पूर्वक किया जा सकता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सौंफ की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जो इस प्रकार से है: RF 101, RF 125, RF 143, RF 105, PF 35, गुजरात सौंफ 1, गुजरात सौंफ 2, गुजरात सौंफ 11, CO 11। हिसार स्वरूप किसान इसमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद सुविधा के अनुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए, जिससे बुआई या रोपाई करना आसान हो जाता है। खाद और उर्वरक, किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। इससे खर्चा घटता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। सौंफ की खेती के लिए 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 65 किलोग्राम और यूरिया 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज दर, सौंफ की खेती के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है नर्सरी तैयार करके, जिसमें बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जो 45 से 55 दिनों में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई सौंफ की बुआई सीधे मुख्य खेत में करते हैं।
इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। सौंफ की बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। सौंफ की सीधे खेत में या पौधशाला में पौधा तैयार कर रोपण किया जा सकता है और 45 से 60 दिन पश्चात पौधारोपण किया जाता है। लाइनों में रुपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से किसान सौंफ की आसानी से बुआई या रोपाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। सौंफ की बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई द्वारा पहली 30 और दूसरी 45 से 50 दिनों पर और इसके बाद आवश्यकता के अनुसार करके खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई। सौंफ की फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। ड्रिप पद्धति से पानी कम लगता है और सिंचाई करना काफी आसान हो जाता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।